हेलो एवरीवन। आज हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में हमने लास्ट टाइम किया था लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हम गैसेस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, या तो गैसेस को कूल करके या फिर उस पर प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते थे। ठीक है, और उसमें हमने CO2 गैस को अंडर कंसिडरेशन लिया था, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्रिटिकल फिनोमिना को हमने पढ़ा था कि जो CO2 गैस है उसका 30.98 डिग्री सेल्सियस क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। मीन्स द टेम्परेचर अबव विच द गैस डजंट बी लिक्विफाई। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसके बाद गैस लिक्विफाई नहीं होती। क्लियर? और उसके जो कोरोस्पोंडिंग प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर बोल रहे थे, एंड कोरोस्पोंडिंग जो वॉल्यूम होगी उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम बोल रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं लिक्विड स्टेट। सेक्शन सेकंड है चैप्टर का, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, हाँ जी, लिक्विड स्टेट होता है द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। द स्टेट ऑफ मैटर which have no definite shape, no definite shape, but have definite volume। क्लियर? जिसके पास शेप तो डेफिनेट नहीं होती बट उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। या फिर हम लिक्विड स्टेट को कंसीडर कर सकते हैं इंटरमीडिएट ऑफ सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, मैं लिख सकता हूं इट इज कंसीडर्ड, हम इसको मान सकते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ state of solid and gases। ठीक है, गैसेस और सॉलिड स्टेट की इंटरमीडिएट स्टेट हम लिक्विड स्टेट को बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे हम। लिक्विड फॉर्म पे क्या अजम्पशंस हो सकते हैं? नंबर फर्स्ट, ऑल द लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सभी लिक्विड भी मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं गैसियस की तरह। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर क्वाइट क्लोज टुगेदर। ठीक है, गैसियस जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे, लेकिन ये उससे क्लोज होंगे। ठीक है, दोनों जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट लार्ज। अगर वो दोनों एक दूसरे के पास है तो उनमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैपिड मोशन। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, उनके पास रैपिड मोशन एग्जिस्ट करती है। रैपिड मोशन होती है जो गैसियस स्टेट से तो बिल्कुल कम हो, और उनकी जो मोशन है, उनकी जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इतनी मूवमेंट उनमें नहीं होती जितनी गैसियस पार्टिकल्स के बीच होती है। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, वो भी टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड स्टेट। प्रॉपर्टीज of the liquid state।
सबसे पहले शेप की बात करते हैं। शेप की बात करते हैं। जो शेप होती है लिक्विड की वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है, इनडेफिनेट शेप होती है। इनडेफिनेट शेप होती है क्योंकि जिस भी शेप के वेसल में या कंटेनर में मैं लिक्विड को डालता हूं तो लिक्विड उसी की शेप गेन कर लेता है। जैसे बाउल में रखता हूं तो बाउल की शेप गेन कर लेता है, गिलास में रखता हूं तो गिलास की शेप गेन कर लेता है, ठीक है। तो इनकी जो शेप है वो इनडेफिनेट होती है, ठीक है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम इसकी डेफिनेट होती है। वॉल्यूम इसकी डेफिनेट होती है। मींस अगर मैंने 5 ml कोई लिक्विड लिया है तो मैं उसको किसी भी कंटेनर में रखता हूं, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है वो 5 ml ही रहेगी, ठीक है। वॉल्यूम डेफिनेट होती है। नेक्स्ट बात करता हूं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी हमारे पास होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। और अभी हमने बोला है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो इसका मतलब उनकी वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है। और वॉल्यूम कम हो गई है तो डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के डेंसिटी इनवर्सली। तो डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है गैसियस पार्टिकल से, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ जी, जो लिक्विड पार्टिकल है वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं देन गैसियस पार्टिकल से, ठीक है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वेपर प्रेशर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर। हाँ जी, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वेपर प्रेशर होता क्या है। सबसे पहले हम एक वेसल लेते हैं या एक कंटेनर लेते हैं जो सील्ड होगा, बिल्कुल सील्ड होगा। हाँ जी, उसमें लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड ले लेते हैं। वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल होता है द लिक्विड विच एक्सर्ट्स द प्रेशर, जिसके प्रेशर बन सकते हैं, जिसके वेपर्स बन सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जिसके वेपर्स बन सकते हैं, ठीक है, उसको हम वोलेटाइल लिक्विड बोलते हैं। जैसे वाटर है, वाटर के वेपर्स बन सकते हैं तो वाटर भी क्या है, वोलेटाइल है, ठीक है। हाँ जी, जैसे हमारे पास गैसोलीन होते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, उनके वेपर बन सकते हैं तो वो भी क्या होंगे, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। क्लियर है। इस जो कंटेनर है इसको कनेक्ट कर देते हैं हम मैनोमीटर से। मैनोमीटर पहले भी बात हुई है, जो मेजर करता है प्रेशर को, मैनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें मरकरी पुट कर लेते हैं, किसी कांस्टेंट लेवल तक मरकरी पुट कर लेते हैं। मरकरी पुट कर लिया है, हाँ जी, इस लेवल तक। तो जब मैंने इसको हीट किया, जब मैंने वेसल को हीट किया तो कुछ टाइम के बाद, कुछ जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, या फिर मैं लिख सकता हूं जब मैंने इसको थर्मोस्टेट में रखा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हीट एनर्जी वो गेन करते हैं, और एनर्जी को गेन करके वो क्या करते हैं, स्पेस में आ जाते हैं और किसकी फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। क्लियर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन। इवापोरेशन, इवापोरेशन मींस लिक्विड का चेंज होना वेपर्स में, लिक्विड का चेंज होना वेपर्स में, ठीक है, इवापोरेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये क्या है, सी है बिल्कुल, कुछ टाइम के बाद जो
वेपर्स है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसलिए वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो गए हैं। कुछ टाइम के बाद जो वेपर्स है अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नीचे दोबारा आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, कंडेंसेशन होता है वेपर टू लिक्विड फॉर्म, वेपर्स का चेंज होना लिक्विड में, कंडेंसेशन प्रोसेस, वेपर टू लिक्विड। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल आ जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन में। ठीक है, मतलब उतने पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इवापोरेट हो रहे हैं, और उतने पार्टिकल कंडेंस हो रहे हैं, उतने पार्टिकल एनर्जी गेन करके वेपर की फॉर्म में जा रहे हैं, उतनी पार्टिकल एनर्जी लूज करके लिक्विड की फॉर्म में आ रहे हैं। क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं अल्टीमेटली a stage comes where rate of evaporation becomes equal to rate of condensation। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहां पर रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल आ जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, हाँ जी। तो उस स्टेट में हम देखते हैं कि जो ये वेपर है सिर्फ इधर इसको रास्ता मिलता है जाने के लिए, वेपर्स को। उस स्टेट में जो ये वेपर्स है मैनोमीटर में आ जाते हैं और पुश करते हैं किसको? मरकरी लेवल को। ठीक है, और मरकरी लेवल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। क्लियर है? इस पुशिंग की वजह से मरकरी लेवल राइज कर जाता है। मींस ये जो मरकरी लेवल ने राइज किया है ये किसकी वजह से किया है? वेपर्स के प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स of a liquid at equilibrium is called vapor pressure। ठीक है, और वेपर प्रेशर को मेजर हम कर सकते हैं कि कितना इसका लेवल राइज किया है। अगर ज्यादा राइज किया तो हम बोल सकते हैं कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, कम राइज करेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स at equilibrium state is called vapor pressure। ठीक है, of a liquid। हाँ जी, डिफाइन कर सकते हैं हम वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड at any temperature is defined as the pressure exerted as the pressure exerted by the vapors of the liquid at equilibrium। क्लियर है? इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वेपर्स के कारण उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बोलेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वेपर प्रेशर को? क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं?
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, लिक्विड के अंदर जितनी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतने ही वो जल्दी टूट जाएगा, और जितना जल्दी टूट जाएगा और उतना ही वो क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में चला जाएगा और ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो मैं लिख सकता हूं, वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, जितनी ज्यादा वीक होगी उतना ही वो इजी टूट जाएगा, इजिली डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, उतना ही वो जल्दी उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, और जितना जल्दी टूट जाएगा उतना ही वो वेपर की फॉर्म में जल्दी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं, इजिली एग्जिस्टेंस ऑफ वेपर फॉर्म टेक्स प्लेस। ठीक है, उतना ही उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी, किसकी, वेपर की फॉर्म में, और उसका वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है, और हाइयर द वेपर प्रेशर, ठीक है, उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं कि वाटर है, H2O है, और गैसोलीन है। गैसोलीन क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे पेट्रोल वगैरह हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, वाटर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन चेन है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये क्या है, वो वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगी, वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगी, मींस वीक वंडरवाल फोर्सेस जल्दी टूट जाएंगी। तो इसका मतलब ये जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो पेट्रोल है वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसके पास वंडरवाल फोर्सेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और वो जल्दी टूट जाता है और जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो जल्दी इवापोरेट नहीं होता, उसको इवापोरेट होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, बट ये रूम टेम्परेचर पर ही इवापोरेट हो जाता है। अगर मैं इसमें गैसोलीन की बात करता हूँ, गैसोलीन, ठीक है, या पेट्रोल की बात करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हाँ जी, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की। हायर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी लिक्विड की, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेंगे, वेपर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, लिक्विड जो स्टेट है उसको छोड़कर वेपराइज हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी को गेन कर रहे। ठीक है, हाँ जी, हायर द एग्जिस्टेंस,
हायर द एग्जिस्टेंस इन वेपर फेज और हायर द वेपर प्रेशर, ठीक है, और उतना ही ज्यादा हायर द वेपर प्रेशर, ठीक है। और अगर मैं बोल सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो लिक्विड स्टेट को छोड़ देते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट को छोड़ देंगे और एनर्जी गेन करके वेपर फेज में आ जाएंगे, ठीक है। और वेपर फेज में आ जाएंगे तो इसका मतलब मर्क्यूरी लेवल को उतना ही ज्यादा वो क्या करेंगे, राइज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसको मैं एक ग्राफ से भी प्लॉट कर सकता हूं। नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर को हम शो कर सकते हैं ग्राफ से भी। हाँ जी, सबसे पहले तो ग्राफ मैं लेता हूं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। हाँ जी, देखिए सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है ईथर का, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इस कर्व से शो कर सकता हूं इसका वेपर प्रेशर, ठीक है। और ईथर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, इसमें पोलैरिटी बहुत कम होती है, इसलिए जो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है, ठीक है। इसलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो ये जल्दी टूट जाएगा और वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर फिर बढ़ाता हूं तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद वेपर प्रेशर होगा एसीटोन का, एसीटोन होता है CH3COCH3। थोड़ी सी पोलैरिटी आ गई है, इसमें पोलैरिटी आ जाती है तो इसका मतलब इसमें डाइपोल इंटरेक्शन आ जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होगी, डाइपोल इंटरेक्शन, जो कि थोड़ी सी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन C6H6, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, वंडरवाल फोर्सेस है तो इसका वेपर प्रेशर तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर वंडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया है, ठीक है। 6 कार्बन प्रेजेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हो गया तो इसका मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, अभी बात हुई है, वाटर के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कम आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, इसमें भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है और इसी वजह से ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहले भी बात हुई है, क्लियर है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम ग्राफ शो कर सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी से। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी से हम टेम्परेचर इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी, हाँ जी,
मान लो मेरे पास T1 टेम्परेचर है, तो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कोई भी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इस तरह से, तो जो उसका इफेक्टिव कोलिजन होगा, मींस इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, चाहे वो वेपर की फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, चाहे वो लिक्विड टू वेपर बन रहा है, तो सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में, लेकिन सारे मॉलिक्यूल इफेक्टिव नहीं होते, सभी मॉलिक्यूल्स की वजह से रिएक्शन नहीं होती। जो मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करेगा वही रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। और इफेक्टिव कोलिजन आप कैसे कर सकते हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक, कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उसकी एनर्जी से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो ही इफेक्टिव कोलिजन माना जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उसकी एनर्जी से कम है, तो मॉलिक्यूल इफेक्टिव नहीं माना जाता। कोशिश तो वो कर रहा है रिएक्शन प्रोसीड करने की, बट रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाती, ठीक है। तो मान लो उन ऑब्जेक्ट्स की ये मिनिमम एनर्जी, जिसको मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इससे आगे एनर्जी कैरी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जिनकी इनसे ज्यादा है या इसके बराबर है, वो इफेक्टिव कोलिजन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो इफेक्टिव कोलिजन है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ा दिया T2 ग्रेटर देन है T1 से, तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो गया, दुगना हो गया बल्कि, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन की जो रेट है वो भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहले तो 10 मॉलिक्यूल ही मान लो पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन करवाने के लिए कंप्लीट, सिर्फ 10 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन दे रहे थे, अब 20 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन देने लगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्लियर है, ठीक है। तो इससे भी हम टेम्परेचर डिपेंडेंस बता सकते हैं किसी भी रिएक्शन की या फिर वेपर प्रेशर की, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।